नमस्कार। सुबह के ठीक 8 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे यूपी में अब 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। छठे चरण के लिए 3 मार्च, 7वें और आखिरी दौर के लिए 7 मार्च को वोटिंग होनी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं और चुनावों में वार पलटवार का दौर भी खूब देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच आपको बताएं 10 मार्च को पता चलेगा जनता ने किस पार्टी को आशीर्वाद दिया है। तो अब सिर्फ 2 चरण बाकी रह गए हैं, छठा और 7वां चरण। 3 मार्च और 7 मार्च को छठा 7वां चरण खत्म होने के बाद तमाम उम्मीदवारों की किस्मत जो है जो ईवीएम में कैद होगी और वो पिटारा जब खुलेगा 10 मार्च को तो तस्वीर साफ होगी किसकी सरकार बनने जा रही है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं कि यूपी में आज कौन सा नेता कहां पर प्रचार करते हुए आप देखेंगे। तो अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको सबसे बड़ा चेहरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है बीजेपी की तरफ से, उस पर बताएं कि आज कल भी उनकी ताबड़तोड़ आपने रैलियां देखी और आज एक बार फिर से महाराजगंज और बलिया में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी 2 जनसभाएं होने वाली हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो कुशीनगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती में उनकी रैली है। तो एक के बाद आप देखिए ये 4 जिले जहां पर ताबड़तोड़ प्रचार गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। तीसरा बड़ा चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा मिर्जापुर और चंदौली में जनसभा करते हुए नजर आने वाले हैं। तो जेपी नड्डा भी मिर्जापुर और चंदौली में जनसभाएं करेंगे। गोरखपुर और देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब देखिए छठे चरण का मतदान होने वाला है, उससे पहले ताबड़तोड़ ये चुनाव प्रचार का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जब तक ये दोनों चरण पूरे नहीं हो जाते, छठा और 7वां। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो आज जौनपुर में वो रैली करने वाले हैं। तो शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी के लिए भर भर के वोट मांगने वाले हैं। वाराणसी में आज अखिलेश यादव जो हैं वो अंबेडकर नगर, बस्ती में और संत कबीर नगर में रैली करने वाले हैं। तो 3 जिलों में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव का 3 जगहों पर उनकी रैली होगी। और अगर विपक्ष की बात हो, बसपा की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती आजमगढ़ में आज रैली करने वाली है। आजमगढ़ में गरजेंगी मायावती। दूसरे चरण के बाद से ही लगातार एक्टिव मायावती जनसभाएं कर रही हैं। और अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो बलिया, कुशीनगर और देवरिया में इनकी रैली है। देवरिया में ही आज मुख्यमंत्री योगी भी रैली करने वाले हैं। तो ये तमाम दिग्गज राजनीति के अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए एक बार फिर से दम भरेंगे और हुंकार भरेंगे, वोट करने की लोगों से अपील करेंगे। वाराणसी में रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के वक्त कुछ लोगों ने मेरी मृत्यु की कामना की थी। सुनिए। सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। साथियों, उन गौर परिवारवादियों को मालूम नहीं है ये जिंदा शहर बनारस है। ये बनारस मुक्ति के रास्ते खोलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और उनसे
काशी के घर घर जाने की अपील की है। पीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं हर घर जाकर मेरा प्रणाम काशी वालों तक पहुंचाए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान की तस्वीरें। आज एक बार फिर से 2 जगहों पर पीएम मोदी की रैली होने वाली है। अकेला हर काशीवासी के पास पहुंच नहीं सकता हूं, लेकिन क्या आप मेरी तरफ से काशी के घर घर जाकर काशी के एक एक व्यक्ति को मिलकर मेरे प्रणाम पहुंचाएंगे क्या? करेंगे? मेरे प्रणाम जरूर पहुंचाइए। उनको कहिए मोदी जी तो नहीं आ पाए, लेकिन मैं मोदी जी की तरफ से उनका प्रणाम आपको पहुंचाने आया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं गोरखपुर में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने भगवा रंग को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हां, मैं भगवाधारी हूं। सीएम ने यह भी कहा कि गोरखपुर वालों को कहना चाहिए हम भी भगवाधारी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी वाले कहेंगे हम भगवाधारी हैं। बता दें आपको, समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव ने भगवा रंग को लेकर सीएम पर निशाना साधा था। कल आपने समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के बयान सुने होंगे और वह बयान सृष्टि का भी अपमान है, सनातन धर्म का भी अपमान है, भारत के संत समाज का भी अपमान है। उन्होंने क्या कहा, यानी भगवा को उन्होंने जंग के साथ जोड़ा है, लेकिन हां, मैं कह सकता हूं मैं भगवाधारी हूं। और मुझे लगता है हर गोरखपुर वासी को कहना चाहिए कि हम भी भगवाधारी हैं, है ना? हर उत्तर प्रदेश वासी कहेगा हम भगवाधारी हैं, और इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये भगवा सृष्टि की ऊर्जा का रंग है, उसका कलर है। सूर्योदय जब होता है ना, तो सूर्य की किरणें और भगवान सूर्य का कलर भी भगवा ही होता है। जो अग्नि हम सबकी ऊर्जा का कारण है, उसका रंग भी भगवा ही है। और यही नहीं भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहा था ना? उनका बाना कुछ और था क्या? उनका बाना भगवा ही था। क्या था? आप भी बोलो। तो मुख्यमंत्री योगी के बाद आइए बात करते हैं अखिलेश यादव की। गोरखपुर में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रोड शो किया। अखिलेश ने गोरखपुर शहर और ग्रामीण सीट के प्रत्याशियों के लिए रोड शो के लिए अपनी पूरी ताकत दिखाई है। गोरखपुर में 3 मार्च को मतदान होना है और उससे पहले अखिलेश चुनाव प्रचार में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के साथ अखिलेश यादव ने खास बातचीत भी की। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। गोरखपुर में रोड शो कर रहे हैं। अखिलेश जी, क्या मानते हैं, पश्चिम से जो सफर तय किया था पूर्वांचल तक आ गया है, योगी के गढ़ में आप हैं, क्या संदेश देंगे? गोरखपुर की जनता ने हमेशा इतिहास बनाया है। जब जब साइकिल पे वोट डालने का मौका मिला है, यहाँ पे इतिहास बनाने का काम किया। इससे पहले भी जब कभी कोई मुख्यमंत्री पद वाला लड़ा था तो उसको हराने का काम यहाँ की जनता ने किया था बाई इलेक्शन में। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री जी ने अपनी लोकसभा खाली की थी, उस समय भी साइकिल को यहाँ की जनता ने मदद की थी। इस बार भी मुझे लगता है कि गोरखपुर शहर में साइकिल के चुनाव चिन्ह पर और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को जिता करके इतिहास बनाने का काम यहाँ की जनता करेगी। पश्चिम की गर्मी और शिमला पूर्वांचल में क्या असर डालने वाला है? देखिए, मैं आज गोरखपुर देख करके ये कह सकता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी विकास से नफरत करते हैं। जो व्यक्ति अपने घर में गोरखपुर में
जहां इतनी जिंदगी गुजारी वहां विकास नहीं कर सकता तो उत्तर प्रदेश में कहीं विकास नहीं कर सकता है। ये जो नफरत जो कर रहे थे इटावा से, सैफई से, आज मुझे पता लग गया है ये वैसे मुख्यमंत्री हैं जो विकास को कभी पसंद नहीं कर सकते। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कुशीनगर के तमकुहीराज से चुनावी मैदान में हैं। यहां छठे चरण में वोटिंग होनी है। एक बार फिर से जीतने के लिए अजय कुमार लल्लू पूरा जोर लगा रहे हैं। तमकुहीराज विधानसभा में इन दिनों सियासत, लल्लू जी के सामने आप अपने आप को कहां आंक रहे हैं? नहीं, हमारी स्थिति तो बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है और निषाद पार्टी की जो स्थिति है ये काफ़ी मजबूत स्थिति है। हमारे माननीय योगी जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी का जो दिशा निर्देश और प्रगति की जो ये है, प्रगति की जो पूरे देश प्रदेश में जो बहा है गंगा, तो उसके सामने वो कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो इस बार जीत पक्की है? बिल्कुल जीत पक्की है और काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीत होगी। लेकिन अभी अजय जी से बात हुई तो वो कह रहे थे कि हमने विकास की गंगा बहा दी है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, तो विरोधी हमारे आगे कहीं टिकेगा ही नहीं। वो तो आंख से देख ही रहे होंगे कि विकास कितना हुआ है क्षेत्र का, ये क्षेत्र कितना विकसित है। आप सड़क भी देख ही रहे होंगे, बाढ़ की समस्या देख रहे होंगे, सारी समस्याओं को देख ही रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ की जनता आप पे विश्वास जताए और आपको विधायक चुने तो आप पहला ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने में वो? कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, कुछ इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स होती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स में क्या है कि अभी हमारे लिए बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, इसको तत्काल प्रभाव से बाढ़ को कंट्रोल करना होगा। दूसरा चीज़ हमारे लिए सड़क की बहुत बड़ी दुर्दशा है। इसके बाद जब आपकी प्लानिंग होती है तब फिर आप रोजगार का सृजन करते हैं महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, आप कुछ अच्छी व्यवस्था किसानों के। तमकुहीराज विधानसभा में इन दिनों सियासत जोरों पर है क्योंकि यहां से खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय जी चुनावी मैदान में हैं और इनके सामने भाजपा ने अपने गठबंधन निषाद पार्टी के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। सर, किस तरीके से अपने आप को आंक रहे हैं विरोधियों के सामने? देखिए, जनता का समर्थन, लाड दुलार, प्यार और जिस तरह का आशीर्वाद अजय लल्लू को मिल रहा है, हमें भरोसा है कि अजय लल्लू पुनः तमकुहीराज का सेवक होगा, जनता का प्रतिनिधि होगा और पुनः उनका बेटा और उनका नेतृत्वकर्ता और विधायक होगा। अच्छा, आपने पिछले 5 सालों में ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण एक बार फिर से यहाँ की जनता पे भरोसा जताए? देखिए, सड़कों का जाल बिछाया, तमकुहीराज से तमकुही रोड, तमकुहीराज से समौर, तमकुहीराज से पटेरवा, नैनू पारू की चौड़ीकरण सड़क, डिग्री कॉलेज से कसिया जाने वाली सड़क, रेगुलेटर से पटरौना जाने वाली चौड़ीकरण सड़क। ऐसे तमाम गांव थे जिन गांवों में आने जाने के लिए नदी से लोगों को इस पार से उस पार जाना पड़ता था। आज अगर आप देखेंगे दमकला घाट पर पुल, सिसवनिया चौबिया पटखौली पर बड़ा पुल, गौरी घाट पर पीपे का पुल, खैरवा घाट पर पीपे का पुल, दोकरा घाट पर पीपे का पुल लगवाकर लोगों के यातायात की व्यवस्था। कोरोना काल के समय जो लोग देश के किसी कोने में फंसे थे उनको राशन, भोजन और दवाई उपलब्ध कराने का काम। और निश्चित तौर से चाहे वो गन्ना किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे बाढ़ का मुद्दा रहा हो, अगर जेल भी जाना पड़ा है तो अजय लल्लू का कदम पीछे नहीं हटा है। संघर्ष किया है, संघर्ष किया है, लाठी खाया है, जेल गया है, लेकिन जनता के बुनियादी सवालों पर संघर्ष किया है। कोरोना के समय जब लोग पैदल चल रहे थे, गाड़ियों का इंतजाम नहीं था, सरकार ने बसों और ट्रेनों को बंद कर दिया था, उस समय अजय लल्लू ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों की अनुमति मांगी थी सरकार से। सरकार ने अनुमति दी। जब बस लेकर गया तो सरकार ने बसें नहीं ली, उठाकर मुझे लखनऊ जेल में 43 दिन के लिए डाल दिया था। बिरवट कोनोलिया में जब बालू खनन के मुद्दों को लेकर हजारों एकड़। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाई गई विनीशा उमाशंकर के साथ बातचीत की है। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। ऐसे ऐसे बच्चों से हम मिले इस सीजन में जिनका फोकस समाज कल्याण की तरफ बिल्कुल क्लियर है। विनीशा, नमस्ते, हाउ आर यू? आई एम डूइंग फाइन। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस with joining and being a part of Byju's Young Genius Season 2?
My experience at Byju's Young Genius Season 2 was really amazing. It was my first time on an actual TV set, and I found it really interesting. I got to know how the behind the scenes works out, and I had a really fun time on stage as well. You know what? Your innovation really got a lot of people charged up. I had a lot of people who said, we want to help Vinisha. So tell us, what are you working on now? I'm working on improving the techniques of the solar ironing cart itself. I'm working on a model of a new iron box. I'm also trying to make the solar ironing cart much more affordable and efficient. I wish you all the very, very best. Keep at it, stay focused, and keep innovating. We need you to continue to work on that. Thank you so much. Thank you.